Okay, so hello everyone, welcome to the first lecture of RCC, and in today class I am going to start the first unit, that is introduction of working stress method and pre-stress concrete. बेसिकली इस यूनिट में आपको वर्किंग स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और प्री स्ट्रेस कंक्रीट का इंट्रोडक्शन है जो पढ़ना है। तो इसको है जो हम लोग 3 और 4 क्लास में है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद है जो LSM स्टार्ट होगा। उसके बाद है जो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड से RCC का डिज़ाइन है जो स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। सबसे पहली बात कि RCC से पहले हम लोग PCC के बारे में देखेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, फिर इसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या ड्रॉबैक था जिसके कारण है जो RCC की ज़रूरत पड़ी या फिर RCC पिक्चर में आया। तो इसमें आपको जो सबसे पहले पढ़ना है वो PCC के बारे में पढ़ना। तो PCC क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। PCC का पूरा नाम क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सो बेसिकली ये होता क्या है, इट इज़ कंपोजिट सॉलिड मटेरियल्स। ये क्या होता है, कंपोजिट सॉलिड मटेरियल्स कंप्राइजेज ऑफ किसका बना होता है, सैंड का, ग्रेवल का, सीमेंट का एंड वाटर का। सो मेजर इंग्रेडिएंट जो आपका PCC में होता है वो क्या होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होता है, उसके बाद सीमेंट होता है और वाटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहता है नो रेनफोर्समेंट इज यूज्ड। यहाँ पे कोई भी रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जनरली पेमेंट का डिजाइन में करते हैं। कहाँ पे करेंगे, पेमेंट का डिजाइन में करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन अंडर द एक्शन ऑफ लोडिंग बट वेरी वीक इन टेंशन। आपको पता है कि जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या होता है, रीच होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, रीच होता है। जब क्यों, बिकॉज वो ब्रिटल इन नेचर होता है। वो क्या होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है। सो कंक्रीट है जो आपका कंप्रेशन में तो रीच होता है, लेकिन टेंशन में क्या होता है, आपका वीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, ड्रॉबैक इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है, मेजर ड्रॉबैक इसका है वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन। सो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक ए न्यू कंपोजिट मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज RCC, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो PCC में मेन ड्रॉबैक क्या था आपका, सपोज कीजिए कि आपका बीम है, ये है जो कोई बीम है, वो किसका बना हुआ है, PCC का बना हुआ है। PCC का ये बना हुआ, यानी इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका सैंड होगा, ग्रेवल होगा, सीमेंट होगा और वाटर होगा, है ना। सैंड है जो फाइन एग्रीगेट का काम करेगा, ग्रेवल है जो आपका कोर्स एग्रीगेट का काम करेगा, और सीमेंट है जो बाइंडिंग मटेरियल का काम करेगा। सो ये आपका क्या हो गया, PCC का बीम हो गया, PCC का बीम हो गया। जब इस पर आप लोडिंग अप्लाई करेंगे, जब इस पर आप लोडिंग अप्लाई करेंगे, सपोज कीजिए P लोड है जो आप अप्लाई करते हैं, जब आप लोडिंग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बीम है जो कुछ कुछ इस तरह से बेंड करेगा, कुछ इस तरह से क्या करेगा, ये बेंड करेगा, है कि नहीं। जब इस पर आप लोडिंग अप्लाई करेंगे तो बीम क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बेंड करेगा, है ना, कुछ इस तरह से क्या करेगा, बेंड करेगा। इसके कारण क्या होगा, जब बीम बेंड करेगा तो आपका जो टॉप पोर्शन में वो क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, और बॉटम में क्या आएगा, टेंशन में आएगा। बॉटम में क्या आएगा, टेंशन आएगा। और जो कि आपको पता है कि जो PCC बीम होता है वो टेंशन में क्या होगा, वीक होगा, है ना। क्योंकि कंक्रीट क्या होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है, कंक्रीट ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब वो टेंशन को रजिस्ट नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, टेंशन को रजिस्ट नहीं कर सकता। वो जब भी रजिस्ट करेगा क्या करेगा, वो कंप्रेशन को रजिस्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जब आप लोड लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रैकिंग हो जाएगा,
इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, क्रैक्स है जो डेवलप हो जाएगा, है ना, क्योंकि टेंशन को लेने के लिए कोई भी मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, कोई भी मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है ना। अब इस टेंशन को ओवरटेक करने के लिए, टेंशन को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, हमको स्टील की ज़रूरत है, हमें स्टील की ज़रूरत है। इसीलिए एक नया मटेरियल का इंट्रोड्यूस किया गया और वो मटेरियल को क्या बोला गया, आरसीसी बोला गया, है ना। सो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक क्या है, वीक इन टेंशन। पीसीसी का मेजर ड्रॉबैक क्या था, वो वीक इन टेंशन है। सो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक ए न्यू कंपोजिट मटेरियल इज इंट्रोड्यूस, दैट इज आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन, पीसीसी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, फुटिंग में होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेवमेंट्स में होता है। आपका कॉलेज का जो अंदर का कंस्ट्रक्शन जनरली होता है वो क्या होता है, रिजिड पेवमेंट का होता है ना, फुटिंग का होता है। उसके बाद फॉर सोलिंग पर्पस इन केस ऑफ वीक सॉइल, जहाँ पे सॉइल वीक है वहाँ पे क्या करते हैं, सोलिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, सोलिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। सोलिंग क्या होता है, जो भी वीक सॉइल है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, पीसीसी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। पीसीसी एक लेयर है जो उस पर क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, उसके बाद है जो फुटिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सोलिंग। तो मेजर एप्लीकेशन पीसीसी का आपको पता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेवमेंट और रिजिड फुटिंग में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है जो आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, और यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। मेजर है जो आपका चैप्टर है, आपका यूनिट 1 है जो यहीं से स्टार्ट होता है। सो आरसीसी की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको मैंने डिटेल में बताया आपको कि पीसीसी में कुछ ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए पिक्चर में कौन आया, आरसीसी आया। अब ये आरसीसी क्या होता है, कहता है इट इज ए कंपोजिट मटेरियल। सबसे पहली बात कि इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, क्या है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सो इट इज ए कंपोजिट मटेरियल्स कंप्राइजेज ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, वाटर एंड रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को ही क्या बोला जाता है, स्टील बोला जाता है, या फिर इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी स्टील को ही क्या बोला जाता है, रेनफोर्समेंट बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका ग्रेवल है जो कोर्स एग्रीगेट हो गया, सैंड है जो फाइन एग्रीगेट हो गया, और आपका सीमेंट है जो वाइंडिंग मटेरियल हो गया, और एक एक्स्ट्रा मटेरियल आया वो क्या है, रेनफोर्समेंट आया है। इसको क्या बोलते हैं, वार भी बोलते हैं और स्टील भी बोलते हैं। सो इससे क्या होगा, कहता स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एज वेल एज इन टेंसर अंडर द एक्शन ऑफ लोडिंग। जब आप लोड अप्लाई करेंगे, अब जब आप लोड अप्लाई करेंगे, सपोज कीजिए कि आपका आरसीसी बीम है, ये क्या है, आरसीसी बीम है, आरसीसी बीम है। ये आरसीसी बीम है, और इसमें क्या है, रेनफोर्समेंट है जो लगाया गया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस है कि रेनफोर्समेंट कहाँ पे लगाएंगे, जनरली है जो बॉटम में लगाएंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे लगाएंगे, रेनफोर्समेंट बॉटम में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि रेनफोर्समेंट इम्बेडेड करने का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है टेंशन को रजिस्ट कराना। मेन पर्पस क्या है, टेंशन को रजिस्ट करना, और रेनफोर्समेंट है जो टेंशन में क्या होता है, रीच होता है। तो आपका रेनफोर्समेंट कहाँ लगेगा, बॉटम में लगेगा। ये हो गया आपका रेनफोर्समेंट। यहाँ पे आपको क्या है, रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें, अगर क्रॉस सेक्शन बनाने की इसका कोशिश करें तो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। कुछ इस तरह से होगा। सपोज कीजिए 2 रेनफोर्समेंट दिया गया है, कितना गया है, 2 है जो इसमें प्रोवाइड किया गया है। टोटल कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं, 2 प्रोवाइड किए हैं। सो अब देखिए अब क्या होगा, जब आप लोडिंग इस पे करेंगे, जब अब इस पे लोडिंग करेंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से बेंड करेगा,
कुछ इस तरह से क्या करेगा, बेंड करेगा। बट इस बेंडिंग के दौरान क्या होगा, इस बेंडिंग के दौरान है जो आपका क्या होगा, ऊपर आपका कंप्रेशन आएगा और नीचे आपका क्या आएगा, टेंशन आएगा। लेकिन इस बार इस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए आपने क्या लगाया है, रेनफोर्समेंट लगाया है। आपने पहले से इसमें क्या लगाया है, रेनफोर्समेंट लगाया है। और ए रेनफोर्समेंट है जो उस टेंशन को इजीली क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, इजीली है जो रजिस्ट करेगा। और इस केस में क्या होगा, आपको क्रैकिंग होने की संभावना काफ़ी कम जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से है जो ये सेफ हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्रैकिंग का जो भी पहले प्रोबेबिलिटी था वो क्या होगा, काफ़ी कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा मटेरियल है जो प्रोवाइड किया है, वो उसका नाम क्या है, स्टील या रेनफोर्समेंट। आगे देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट आईएस कोड है जो आपको याद रखना है। जैसे जब हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे उस केस में हमने बताया था कि 1984 IS 800 1984 है जो इम्पोर्टेंट था WSM के लिए, एंड IS 800 2007 है जो इम्पोर्टेंट था LSM के लिए। सो यहाँ पर RCC में जो मेजर कोड है आपका वो है, फर्स्ट कोड है ये है जो आपका बाइबल है, एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग का इसको बाइबल बोला जाता है, IS 456 2000। ये किसको किसको डील करता है, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट को डील करता है, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट को डील करता है एज पर LSM, एज पर लिमिट स्टेट मेथड। सो कोड का याद रखना है। आज के बाद कम से कम है जो आपको 100 टाइम्स नाम इसका मैं लूँगा, IS 456 2000। इसको शॉर्ट में IS 456 2K भी बोला जाता है, IS 456 2K भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। यही आपका कोड है जो आपको डाउनलोड करना है गूगल से। कहाँ से करना है, गूगल से है जो आपको डाउनलोड करना है। क्योंकि आरसीसी में बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जो हर एग्जाम में आपको डायरेक्टली है जो कोड से पूछेगा, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कोड है जो आपको याद रखना है वो है IS 1343 9080, IS 1343 9080। ये किसका कोड है, ये है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कोड इसमें से कौन है, और 4 ऑप्शन आपको देगा। IS 456 2000 देगा, IS 456 कुछ भी, मतलब ये है जो ईयर है जो चेंज होते रहता है ना। और ये रिवाइज कौन करता है, ये रिवाइज करता है आपको BIS, ये रिवाइज करता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब आप कोड है जो डाउनलोड करेंगे तो टॉप में ही लिखा हुआ रहेगा, सबसे ऊपर ही है जो लिखा हुआ रहेगा। तो आपको गूगल में टाइप करना है IS 456 2000 और उसको डाउनलोड करना है, उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। सो ये क्या होता है, समय टाइम टू टाइम इसमें क्या होता है, इसमें रिवीजन होता रहता है। और रिवीजन कौन करता है, एक BIS क्या है, एक मतलब इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो है जिसको क्या करता है, टाइम टू टाइम इसमें रिवीजन करता रहता है। सेकेंड कोड का नाम मैंने बताया IS 1343 IS 1343 9080। एक किसका कोड है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड है। अब देखिए जो वर्किंग स्ट्रेस का जो पहले का जो कोड था, ये कोई नहीं पूछेगा आपको, वो था IS 456 9078 जो पहले का कोड था, आरसीसी का जो पहले का कोड था, है ना, WSM का, वो बहुत पुराना है। हमें अभी मेनली फोकस करना है इस पे, IS 456 2000 पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको डाउनलोड करना ही करना है, IS 456 2000। तो ये तो था इंट्रोडक्शन था किसका, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का, आरसीसी का इंट्रोडक्शन था। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि पीसीसी क्या होता है, पीसीसी में क्या ड्रॉबैक था जिसके कारण आरसीसी को पिक्चर में आना पड़ा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ऐसा बात नहीं है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का नाम आप पहले भी सुने होंगे। कहाँ पे, जब आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे, जब आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे है जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का नाम आपने सुना होगा। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता क्या है, बेसिकली ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डिनोटेड बाय प्रीफिक्स एम। किसे डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, टू द डिजायर स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल, टू द डिजायर स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल। Grade of concrete is designed by M followed by a number,
ये फिर मतलब दूसरे सेंटेंस में कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डेजिग्नेटेड बाई कैपिटल एम फॉलोड बाई ए नंबर, फॉलोड बाई ए नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि M20 है, M20 है जो कोई क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो यहाँ पे M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, M क्या है, एक नंबर है, सॉरी M क्या है, एक लेटर है ना, एक लेटर है जिसका मतलब क्या होता है, मिक्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, मिक्स होता है ना। और 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस यूनिट में, मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल बोले या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर बोले, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डिजिग्नेटेड बाय कैपिटल M फॉलोड बाय ए नंबर, फॉलोड बाय ए नंबर। यहाँ पर देखिए 20 क्या हो गया, नंबर हो गया, M क्या हो गया, कैपिटल लेटर हो गया। उस तरह से M30 हो सकता है, M30 हो सकता है। अब क्या क्या होगा अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे M क्या रिप्रेजेंट करता है, हियर M रिप्रेजेंट मिक्स डिजाइन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिक्स डिजाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नंबर रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज कंक्रीट क्यूब इन मेगा पास्कल एट 28 डेज, एट 28 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे, डिजाइन मिक्स बनाएंगे किसका, कंक्रीट का, और उसके बाद क्यूब है जो कास्ट करेंगे, उस क्यूब का साइज क्या होगा, उस क्यूब का जो साइज होगा वो क्या होगा, 150 इंटू 150 इंटू 150 mm होगा, mm होगा क्यूब का साइज, है ना। 28 डेज तक क्या करेंगे, इसको क्योरिंग करेंगे, इसको क्या करेंगे, 28 डेज तक इसको क्या करेंगे, क्योरिंग करेंगे, मतलब पानी के अंदर रखेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे आप, स्ट्रेंथ है जो CTM में, इसका स्ट्रेंथ है जो चेक करेंगे, CTM में कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन, CTM में क्या करेंगे, इसका स्ट्रेंथ है जो टेस्ट करेंगे, मतलब इस पर लोडिंग करते हैं, कंप्रेसिव लोड है जो इस पर लगाते हैं, इस पर क्या करते हैं, कंप्रेसिव लोड है जो लगाते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेंथ निकल के इसका आता है वही क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। सो अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिक्स रेशियो है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, खासकर केसेस जेई वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन है जो आपको आता है। अब कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर दूंगा, और उतना ही याद रखना, सबको याद नहीं रखना है। जैसे सबसे पहले M5 है, M5 है तो इसका मिक्स रेशियो क्या 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 होगा, 1:5:10, 1:5:10, है ना। अब 1 क्या है, कोर्स एग्रीगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 है 1:5:10, सॉरी 1 है जो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीमेंट को, और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंड को, और 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर्स एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट को। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। उसी तरह से नेक्स्ट है M7.5, इसका क्या है 1:4:8, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा 7.5 मेगापास्कल होगा। M10 का क्या होगा 1:3:6, 1:3:6। तो आपको मिक्स रेशियो याद करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर देता हूँ, वो आपको याद रखना है। M10 का है जो एग्जाम में पूछता है, M20 M25 उतना नहीं पूछता, M20 सबसे ज़्यादा पूछता है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है M20 के बारे में। M10 और M15 ये तीनों आपको याद रखना है, ये तीनों आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि M15 या M20 का मिक्स रेशियो क्या है, मिक्स रेशियो इसका क्या है। सो आपका ये तीनों है जो आपको क्या करना है, याद रखना है, M10 M15 एंड M20। M10 का क्या हो गया 1:3:6, M15 का 1:2:4, एंड M20 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है 1:1.5:3। ये रेशियो किसका है, फिर से मैं बता दूं,
ये है सीमेंट इज टू सैंड इज टू कोर्स एग्रीगेट। सीमेंट इज टू सैंड इज टू कोर्स एग्रीगेट का क्या है, रेशियो है। और राइट साइड में ये क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो गया। सो M20 का तो आपको याद रखना ही रखना है, ऐसे तीनों याद रखें, क्योंकि कौन कब पूछेगा, किस एग्जाम में पूछेगा, ये बताना मुश्किल है। M10, M15 एंड M20, इसको आपको बाय हार्ट करना है, मगअप करना है, याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये भी आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप ये भी है जो पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, कहता है इट इज दैट वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो व्हिच not more than 5% of the test results are expected to fall or fail। fall बोलें या fail बोलें, both are same। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कहता है इट इज दैट वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को ही रिप्रेजेंट करता है। बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। कहने का मतलब है, सपोज कीजिए कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपने टोटल 100 क्यूब बनाया। कितना बनाया, इसको सही से समझना है। टोटल 100 क्यूब आपने कास्ट किया, तो इस 100 क्यूब को मैं क्या नाम देता हूँ, सैंपल नाम देता हूँ। मतलब आपका सैंपल का साइज क्या हो गया, 100 हो गया। जो सैंपल का साइज हुआ वो कितना हो गया, 100 हो गया। टोटल M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपने कितना क्यूब कास्ट किया, 100 क्यूब है जो आपने कास्ट किया। उसके बाद आपने इसका टेस्टिंग किया। तो टेस्टिंग करने के बाद 95 या 95 से ज़्यादा, 95 क्यूब ऐसा होना चाहिए जिसका स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, 20 से, जिसका स्ट्रेंथ है जो आपको इसका जो आपका स्ट्रेंथ है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मेगा पास्कल आना चाहिए। अगर 95 या 95 से ज़्यादा क्यूब का स्ट्रेंथ है जो 20 मेगा पास्कल से ज़्यादा आ रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि इस पार्टिकुलर सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना है, M20 है। वो कितना है, M20 है ना। सेकेंड थिंग, हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो अगर 5 क्यूब का ऐसा साइज होगा, सपोज कीजिए कि 5 सैंपल ऐसा होगा, 5 या 5 से कम 5 सैंपल ऐसा होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन हटा दें तो ठीक रहेगा। 5 सैंपल आपका ऐसा होगा, मतलब 5 क्यूब का क्या होगा आपका, 5 या 5 से कम क्यूब ऐसा होगा जिसका स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, जिसका स्ट्रेंथ जो होगा आपका लेस देन M20 होगा, 20 मेगा पास्कल होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सपोज कीजिए कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपने 100 क्यूब बनाया। कितना बनाया, 100 क्यूब बनाया। इस 100 क्यूब को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एक सैंपल साइज दे रहा हूँ, जिसका टोटल मतलब सैंपल में हमारा क्यूब कितना 100 है। तो उस 100 में से 95 से ज़्यादा क्यूब ऐसा होना चाहिए जिसका अगर हम टेस्ट करें CTM से, यदि CTM से, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से जब हम टेस्ट करें, तब उसका स्ट्रेंथ निकलकर क्या आना चाहिए, 20 मेगा पास्कल या 20 से ज़्यादा आना चाहिए, 20 मेगा पास्कल या 20 से ज़्यादा आना चाहिए। और 5 या 5 से कम क्यूब ऐसा होना चाहिए जिसका स्ट्रेंथ यदि
20 से कम आता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि इस सैंपल का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो क्या है, M20 के बराबर है। इस केस में क्या बोलेंगे, इस केस में हम ये बोलेंगे कि जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया 100 क्यूब का, उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, 20 मेगा पास्कल है, 20 मेगा पास्कल है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको एग्जांपल नंबर 1 बोल दीजिए, इसको एग्जांपल नंबर 1 बोल दीजिए। सेकेंड एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल 2 लीजिए। सपोज कीजिए कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने कास्ट किया। इस M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो 98 क्यूब है, टोटल 100 क्यूब बनाया, टोटल क्यूब कितना बनाया आपने, 100 क्यूब बनाया। 98 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ क्या आ गया, 98 क्यूब का जो स्ट्रेंथ आ गया वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मेगा पास्कल आ गया। एंड रिमेनिंग जो आपका क्या हो गया, रिमेनिंग 2 क्यूब हो गया, उसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, उसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, लेस देन 20 आ गया। कितना आ गया, लेस देन 20 मेगा पास्कल आ गया। तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M20 है ना, मतलब 20 है। कहने का मतलब है कि 5 क्यूब से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 5 क्यूब है जो उसका क्या है, स्ट्रेंथ 20 से कम आ रहा है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, 20 से कम आ रहा है। तो हमारा डेफिनेशन भी यही बोलता है कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। 5 से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। फेल होने का मतलब क्या है, फेल होने का मीनिंग है कि हमने क्यूब जो कास्ट किया था M20 कास्ट किया था, यानी 5 या 5 से कम ही ऐसा क्यूब होना चाहिए जिसका स्ट्रेंथ 20 से कम आना चाहिए। बाकी 95 से ज़्यादा क्यूब का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे कि क्या है, ये जो सैंपल है हमारा पास हो गया है, सैंपल क्या हो गया है, टेस्ट में क्या हो गया, पास हो गया। चूंकि 95 से ज़्यादा क्यूब का स्ट्रेंथ है जो निकल कर 20 आ रहा है, तो हमारा सैंपल क्या होगा, पास माना जाएगा, उसको फेल नहीं माना जाएगा। क्योंकि फेल कितना ज़्यादा कितना हो सकता है, 5 हो सकता है ना। तो फेल के टर्म में यदि बात करें तो 5 हो सकता है या तो 5 से कम हो सकता है। लेकिन यदि पास के टर्म में बात करें तो आपका 95 हो सकता है या फिर 95 से ज़्यादा हो सकता है ना। 95 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं, 95 से ज़्यादा होगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। एग्जांपल 3 बोल दीजिए इसको। तो सैंपल 2 भी हमारा क्या हो गया, पास हो गया, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। 3 देखिए, सपोज कीजिए कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपने 100 क्यूब लिया। फिर से आपने M20 कुछ भी ले सकते हैं, M30 भी ले सकते हैं, है ना। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपने टोटल क्यूब कितना लिया, 100 लिया। इस 100 में से 94 क्यूब ऐसा है, इस 100 में से 94 क्यूब ऐसा है जिसका आपका जो स्ट्रेंथ है क्या है, स्ट्रेंथ है जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 20 है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोले या मेगा पास्कल बोले, बोथ आर सेम। और बाकी रिमेनिंग जो 6 क्यूब है उसका क्या है, लेस देन 20 है। अब आपको बताना है कि ये सैंपल पास है या फेल है ना। तो ये सैंपल क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ 20 से कम आ गया, जिसका स्ट्रेंथ 20 से कम आ गया, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना फेल होना चाहिए, 5 फेल होना चाहिए, मतलब 5% को ही अलाउ कर रहा है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6% ऐसा है जो क्या हो गया, वो फेल हो गया।
क्योंकि 20 से कम इसका स्ट्रेंथ आ रहा है, तो ये जो सैंपल साइज है क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। ये सैंपल साइज है जो फेल माना जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल से मैंने समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है जो आपको क्लियर हो गया हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब देखिए क्वेश्चन है जो आप सोल्व कीजिए। इसमें पूछा गया है कि इफ 100 सैंपल ऑफ कंक्रीट इज टेकन देन स्ट्रेंथ इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आफ्टर टेस्टिंग द सीटीएम में टेस्ट किया, उसके बाद इसका स्ट्रेंथ है जो इस तरह से आया। फर्स्ट क्यूब का आया 21.5, सेकेंड का 22.6, थर्ड का 24.8, फोर्थ का 27.8, फिफ्थ का 28.6 और उसके बाद 30.2, 31, 31, 31, 32.5, इस तरह से डॉट 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 इस तरह से आया है ना। तो सब का स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग दिया गया है। सब का स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, पूछा है डिटरमिन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में पूछा है कि ये जो सैंपल है इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा, इसका सैंपल है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा। तो यदि आप ध्यान से इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 5 या 5 से ज़्यादा ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब 5 क्यूब इसमें से ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ 30 से कम है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सही से सोचेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ क्या है, 30 से कम है। 30 से क्या है, कम है। 5 क्यूब ऐसा है जिसका 30 से कम है। इसका मतलब कि 95 क्यूब ऐसा होगा जिसका स्ट्रेंथ क्या होगा, 30 से ज़्यादा होगा, है कि नहीं। सही से सोचना है। 5 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ है जो 30 से कम है, 30 से कम है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, लेस देन 30 है। जबकि 95 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ क्या है, 95 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, 30 से ज़्यादा हो गया। इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेटर देन 30 हो गया। इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, ग्रेटर देन 30 हो गया, है ना। 5 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ लेस देन 30 है और 95 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, ग्रेटर देन 30 हो गया। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट निकल कर क्या आ गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका हो गया 30 मेगापास्कल। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ज़्यादा आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें स्टार्टिंग से इसका आंसर निकल के आ जाता है। क्योंकि 5 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ क्या है, 30 से कम है। मतलब मैक्सिमम है जो 5% फेलवर अलाउ कर रहा है। 5 क्यूब है जो क्या हो गया, फेल हो गया। यानी 95 क्या हो गया, पास हो गया। 95 पास हो गया। क्यों पास हो गया, क्योंकि बाकी 95 क्यूब ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ क्या है, 30 से ज़्यादा है। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है 30.2, 31, 31, 31, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। शुरू में ही लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी जो बाकी 95 क्यूब है उसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, 30 होगा या 30 से ज़्यादा होगा। 30 होगा या तो 30 से ज़्यादा होगा। यानी इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या हो गया, M30। इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या हो गया, M30 इज द राइट आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सो अभी तक हम लोग क्या देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में हम लोग पढ़े, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी दिखा सकते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का नाम क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये अपने आप में क्वेश्चन है। आपको पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसको कौन सा कर्व से दिखाते हैं, है ना, कौन सा कर्व से शो करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इस तरह से वो ऑप्शन बनाता है। तो आप याद क्या रखना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से इसको हम लोग शो करते हैं। इसी को गॉसियन कर्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गॉसियन कर्व भी बोला जाता है। ये आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। कहाँ पे पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी ये पढ़े होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे है जो
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है आपको, फ्रीक्वेंसी होता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इसका शेप कैसा होता है, बेल शेप का होता है, ये घंटी शेप का होता है ना, कैसा होता है, बेल शेप का होता है। तो यहाँ पर देखिए एक नया टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, वो है टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बेसिकली हम आपको रिलेशन बताने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में, दोनों में क्या रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। यानी एफ सी के और एफ एम के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन है जो एस्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है और आखिर इसकी जरूरत क्या है। सो टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसको बोलेंगे, कहता इट इज दैट वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 50%, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में कितना था, नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहता है कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसमें 50% से ज़्यादा फेल नहीं होगा, मतलब कितना पास होगा, 50% फेल होगा और 50% क्या होगा, पास होगा। ठीक है, 50% फेल होगा और 50% क्या होगा, पास होगा। देखिए ये जो लाइन है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एफ सी के को। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को एफ सी के से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सी के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो कर्व हो गया आपका 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5% एरिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ सी के को। 5% एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ सी के को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसी का यदि हम 50% एरिया ले लें, मतलब मिडिल से यदि क्रॉस करें, 50% यदि एरिया हम कवर कर लें, 50% में सब आ जाएगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको एफ एम बोलते हैं, एफ सी एम या फिर एफ एम। इसको एफ सी एम बोला जाता है या फिर एफ एम से भी लिखा जाता है, एफ एम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1.65 सिग्मा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1.65 सिग्मा होता है। तो ए वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, यही है आपका एफ एम, है ना, यही है एफ एम ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए वैल्यू आपका एफ एम हो गया, यानी एफ एम बराबर हम लिखना चाहें तो एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। देखिए कहीं कहीं 1.65 लिखता है, कहीं कहीं 1.64 लिखता है ना। तो 1.64 समथिंग आता है, इसीलिए इसको 1.65 लिख दिए। तो एफ एम बराबर एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। तो ये फॉर्मूला को आपको क्या करना, याद करना है। ये दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, एफ एम और एफ सी के में, एफ एम और एफ सी के में, एफ एम और एफ सी के में रिलेशन हो गया। फिर से मैं लिखता हूं, एफ एम बराबर हो गया एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा को बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक बात बताइए, इसमें से कौन बड़ा होगा, एफ एम बड़ा होगा या एफ सी के? तो बहुत सिंपल सी बात है कि एफ सी के में कुछ ऐड करने पे एफ एम के बराबर हो रहा है। एफ सी के में यदि हम कुछ ऐड कर रहे हैं तब वो एफ एम के बराबर हो रहा है। यदि हम ऐड नहीं करें, इस पार्ट को यदि हम ऐड नहीं करें तो क्या हो जाएगा, यानी एफ एम है जो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन एफ सी के होगा। एफ एम हमेशा क्या होगा, एफ सी के से बड़ा होगा, है कि नहीं। अब इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का यूज क्या है, इसको मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहली बात, अब ये सिग्मा का वैल्यू कैसे आएगा, एफ सी के तो आपको दिया हुआ रहेगा, वो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट या M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ये जो सिग्मा का वैल्यू है
इस सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है ना। अब देखिए इस सिग्मा का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। और एक कहाँ से लिया गया है? टेबल नंबर 08 पेज नंबर 23 IS 456/2000। आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 है जो उसका यूज आता जाएगा और आपको है जो याद होता जाएगा, है ना। सिर्फ कोड है जो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस तरह से एक है जो मार्कर है जो इस तरह से हाईलाइट करने वाला आपको परचेज करके रखना है और पॉइंट को क्या करना है, आपको हाईलाइट करते जाना है। सो कहाँ पे मेंशन है? टेबल नंबर 08 पेज नंबर 23 IS 456/2000 में। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा का जो वैल्यू है, ये जो सिग्मा का वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। AM10 से AM15 तक इसका वैल्यू 3.5 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है। AM20 से AM25 तक है जो 4.0 होता है और AM30 से लेकर AM50 तक है जो 5.0 होता है। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको। AM10 से AM15 तक होगा तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? 3.5। AM20 से AM25 होगा तो 4.0 होगा और M30 से M50 होगा यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो सिग्मा का वैल्यू 5.0 होगा। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपसे पूछा गया M25 के लिए, क्वेश्चन ही करके इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ FM target mean strength of concrete for M25 M25 के लिए आपको क्या निकालना है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है। तो क्या करेंगे? आप तो फार्मूला लगाएंगे। आप क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। आप लिखेंगे FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। अब FCK का वैल्यू कितना हो गया? 25 हो गया प्लस 1.65, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको, इंटू सिग्मा। अब देखिए 25 के लिए AM20 से M25 के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या है? 4 है। कितना है? 4 है ना। तो यहाँ पे 4 है जो कंसीडर कर लेंगे। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 31.56। यहाँ पे देखिए M25 के लिए सिग्मा का वैल्यू कितना था? 4 था। तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है 31.56 मेगा पास्कल। अब देखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकल तो गया, बट इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका हम फील्ड में यूज कैसे करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे है जो 2 पॉइंट मैं ले रहा हूँ, एक पॉइंट A ले रहा हूँ, ये समझने के लिए सिर्फ है। दूसरा पॉइंट B ले रहा हूँ। B है जो आपको साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। B क्या है? साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। A है जो आपको बैचिंग प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैचिंग प्लांट, मतलब जहाँ पे कंक्रीट का क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ पे कंक्रीट है जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो अब क्या होगा? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, है ना। अब ये डिस्टेंस डिपेंड करता है वहाँ के पार्टिकुलर टेरेन पे। हो सकता है 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 500 मीटर भी हो सकता है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वेरी करेगा, है ना, सिचुएशन के अनुसार। तो बैचिंग प्लांट में जो इंजीनियर है वो क्या करेगा? अगर उसको साइट पे M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए, ध्यान से सुनना है, अगर उसको साइट पे M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए तो बैचिंग प्लांट में कितना बनाने की कोशिश करेगा?
बैचिंग प्लांट में बनाने का कोशिश करेगा, मतलब उसका टारगेट रहेगा वो 31.56 रहेगा। मतलब यहाँ पे टारगेट यदि 31.56 है, तब जाके साइट पे आपको क्या हो जाएगा, वो M25 तो मिल ही जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यहाँ से क्या होगा, कंक्रीट ट्रांसपोर्ट होगा, कंक्रीट को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे ए से बी तक, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या हो सकता है, कंक्रीट में डिफरेंट चेंजिंग हो सकता है। हो सकता है कि इसका वर्केबिलिटी है जो चेंज कर जाए, है ना, इसका क्या हो सकता है, वर्केबिलिटी चेंज हो सकता है, या फिर मतलब हो सकता है ड्राई हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस है, टाइम लग रहा है ना। तो इसमें हो सकता है कुछ सेटिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो। तो बहुत सा ऐसा रीजन है जिसके कारण क्या हो सकता है, कंक्रीट का जो क्वालिटी है वो हैम्पर हो सकता है, कंक्रीट का क्वालिटी है जो हैम्पर हो सकता है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टारगेट रखते हैं वो हमेशा हाई रखते हैं। टारगेट क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि यदि M25 हमको रियल में चाहिए, क्योंकि साइट पे जो इंजीनियर है वो क्या करेगा, वहाँ पे क्यूब बनाएगा, वो क्या करेगा, वहाँ पे क्यूब है जो कास्ट करेगा। यदि वो क्यूब का वैल्यू 25 से कम आ गया, तब तो क्या होगा, वो फेल माना जाएगा, वो क्या होगा, फेल माना जाएगा। इसीलिए क्या करता है कि बैचिंग प्लांट का जो इंजीनियर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करेगा, टारगेट हमेशा ज़्यादा रखता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टारगेट हमेशा क्या करेगा, वो ज़्यादा रखेगा, ताकि कंक्रीट का क्वालिटी कितना भी हैम्पर्ड हो, वो साइड पे जाते जाते हमारा जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है, डिजायर्ड स्ट्रेंथ कितना है, M25 यहाँ पे इस केस में, वो हमें अचीव हो जाए, वो हमें क्या हो जाए, अचीव हो जाए, है ना। तो इसका रियल मीनिंग आपका ए है। यदि आपको M25 चाहिए साइड पे, तो आपको बैचिंग प्लांट में कितना बनाना होगा, 31.56 मेगापास्कल का कंक्रीट है जो आपको बनाना होगा, तब जाके साइड पे M25 होगा। मतलब टारगेट हमेशा क्या होगा, हाई रहेगा। तो उसमें क्वालिटी जितना भी हैम्पर हो जाए, उसके बावजूद है जो क्या करेंगे, आपको डिजायर स्ट्रेंथ है जो अचीव कर लेंगे। सो ये तो रहा डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टारगेट मीन स्ट्रेंथ। सो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये है जो याद रखना है। मोस्टली एग्जाम में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, FM = FCK + 1.65 सिग्मा। ये फार्मूला है जो आपको याद रखना, बाय हार्ट होना चाहिए। न जाने कितने बार है जो एग्जाम में पूछा है, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है। उस केस में कोई एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दे देगा, M20 M25 कुछ भी दे देगा, और उसके लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है जो आपसे पूछ लिया जाएगा। खास करके गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस में हो गया, इस समय बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस पर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है जो आपका टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। अब कितने टाइप का ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें पढ़ना है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक कहाँ पे मेंशन है, ये आपका मेंशन है IS 456 टेबल नंबर 2 पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 में आपको मेंशन है। तो कितने टाइप का ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, टोटल 3 टाइप का होता है। फर्स्ट को बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट, सेकंड को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट, एंड थर्ड को बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। थर्ड को क्या बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन कौन आएगा, ऑर्डिनरी कंक्रीट में आएगा M10 से M20 के बीच। स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन आएगा, M25 से M55 तक को स्टैंडर्ड कंक्रीट बोला जाता है। और हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में कौन आएगा, M60 से M80 तक, M60 से M80 तक। तो ये है जो आपको टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो याद रखना है, वो आपको याद रखना होगा। क्योंकि कोई सपोज कीजिए M30 दे देगा और बोलेगा, 3 ऑप्शन बनाएगा कि M30 क्या है, ऑर्डिनरी कंक्रीट है, स्टैंडर्ड कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। तो आपको रेंज इसका पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसका रेंज आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी कंक्रीट का जो रेंज होता है वो M10 से लेकर M20 के बीच होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट का जो रेंज होता है वो आपका M25 से M55 के बीच होता है। और हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जो रेंज होता है वो M60 से लेकर M80 के बीच होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना। सेकंड अब यहाँ पे क्या है, कुछ है जो आप हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीधा है जो क्वेश्चन बन के आपको आएगा। पहला है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी। पीसीसी के बारे में बता चुके हैं कि पीसीसी क्या होता है। सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी जो हम अलाउ करते हैं,
एज पर IS 456 के अकॉर्डिंग, एज पर IS 456 2K के अकॉर्डिंग, एज पर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर PCC होता है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो M15 होता है। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता है, कोड का रिकमेंडेशन है, आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, वो कितना होता है? M20 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होता है? सो कोई भी पूछे कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC क्या होता है? M20 होता है। किस कंडीशन के लिए होता है? ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए होता है। अभी एक्सपोजर कंडीशन क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे, तो थोड़ा सा क्या है, आपको पेशेंस रखना है। थर्ड थिंग, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन RCC। जो मैक्सिमम साइज होगा कोर्स एग्रीगेट का, वो कितना होगा? 20 mm होगा। कितना होगा? 20 mm होगा। उसके बाद है फोर्थ है, pH वैल्यू ऑफ वाटर शैल नॉट बी लेस देन 6। तो सब अपने आप में क्वेश्चन है, जिस वाटर का यूज करके आप कंक्रीट बना रहे हैं, उस वाटर का pH क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी लेस देन 6 होना चाहिए। उस वाटर का जो pH होना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 6 होना चाहिए, है ना, 6.0। सो कंक्रीट बनाने के लिए जिस वाटर का आप यूज कर रहे हैं उसका pH वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कौन सा वाटर यूज करते हैं? एसिडिक वाटर यूज करते हैं, है ना, एसिडिक वाटर यूज करते हैं। नहीं, क्योंकि 7 से इसका pH क्या है? कम है ना, तो एसिडिक वाटर यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। सो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो गया? 20 mm हो गया, है ना। ये जनरल केस है, ये देखिए, ये आपको जनरल केस है। जनरली मतलब है जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट होता है जो 20 mm होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी 20 mm से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। डैम वगैरह के कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका 20 से लेकर 150 तक भी यूज होता है। डैम का जब कंस्ट्रक्शन होता है, चूँकि वहाँ पे मास कंक्रीटिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? 20 से लेके मतलब 150 तक भी यूज होता है। साइज क्या होगा? 150 mm तक भी यूज होता है। लेकिन जनरली जो हमारा RCC का कंस्ट्रक्शन है, खास करके बिल्डिंग वगैरह के लिए ब्रिजेज के लिए, बिल्डिंग ब्रिज, यही सब में तो जनरल कंस्ट्रक्शन तो यही होता है RCC का। तो उस केस में कितना यूज करेंगे? 20 mm यूज करेंगे, है ना। ये कहने का मतलब है। तो ये चारों पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है और अपने आप में क्या है? क्वेश्चन है। नाउ अब देखिए, यहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन की बात करेंगे। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन होता क्या है उसको पहले देखेंगे। सो कहता है कि द जनरल environment to which concrete will be exposed during its working life, आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया, अब जहां पे आपने कंस्ट्रक्शन किया वहां पर का प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट क्या है? मतलब मान लेते हैं 100 ईयर के लिए या 50 ईयर के लिए कोई है जो आपने डिजाइन किया, तो 100 ईयर तक या 50 ईयर तक वहां का एक्सपोजर कंडीशन कैसा होगा, मतलब इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन बोल रहे हैं। सो द जनरल इन्वायरमेंट टू विच कंक्रीट विल बी एक्सपोज ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? इसको 5 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। भाग में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन टोटल 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला को बोलते हैं माइल्ड कंडीशन, सेकेंड वन इज मॉडरेट कंडीशन, थर्ड वन इज सीवियर कंडीशन, फोर्थ वन इज वेरी सीवियर कंडीशन एंड फिफ्थ वन इज एक्सट्रीम कंडीशन। सो देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये आपको IS 456 2000 में दिया हुआ है, टेबल नंबर 03 पेज नंबर 18 में, टेबल नंबर 03 पेज नंबर 18 में। अब इसमें क्या होगा? राइट साइड वाला आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, ये जो राइट साइड टेबल में है ये आपको क्वेश्चन में रहेगा, और लेफ्ट साइड है जो ये सब ऑप्शन में रहेगा, ये सब क्या रहेगा? ऑप्शन में रहेगा। कोई एक स्टेटमेंट आपको दे देगा राइट साइड से और लेफ्ट साइड वाला आपको ऑप्शन में रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, यहाँ से क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ टाइम है जो एग्जाम में पूछा है।
सो माइल्ड कंडीशन कब बोलेंगे, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन कब बोलेंगे, कहता कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। अगर ए स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि जो हमारा कंक्रीट है वो वहाँ का जो प्रिवेलिंग कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन है, वो क्या है, माइल्ड है। वो कैसा है, माइल्ड है ना। सेकेंड थिंग, कंक्रीट सरफेस, अभी मैं इसको हड़बड़ाना नहीं आपको, अभी मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन निकालना होता है, कंपटीशन निकालने के लिए हमें तो किसी तरह से हमें क्वेश्चन है जो करेक्ट है जो करना होता है, तो तरीका मैं आपको बता दूंगा, उससे आप इजीली है जो क्वेश्चन है जो वहाँ पे टैकल कर पाएंगे। सो अभी इसका स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि मॉडरेट कब बोलेंगे, कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, फ्रीजिंग, कंक्रीट एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर, कंक्रीट इन कॉन्टेक्ट और ब्यूरिड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल। अब देखिए इस सारा स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, लिखना है एज इट इज कॉपी में, एज इट इज कॉपी में लिखना, चूंकि एग्जाम में भी एज इट इज ही आएगा। एक कोड का स्टेटमेंट है, इसमें मैं कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, तो आपको भी चेंजिंग नहीं करना है ना। कहाँ पे है, टेबल नंबर 3 में, पेज नंबर 18 में है। अब देखिए थर्ड है जो आपका सीवियर कंडीशन है। सीवियर कंडीशन में क्या स्टेटमेंट है, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेजनल फ्रीजिंग, फिर है वेट और सीवियर कंडेंसेशन। वेरी सीवियर में क्या है, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे, और एक्सट्रीम में क्या है, सरफेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन। अब देखिए इतना सारा स्टेटमेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अब मैं जो आपको ट्रिक देने जा रहा हूं उसको सिर्फ आपको याद रखना है बस। सबसे पहली बात कि माइल्ड कंडीशन तो कभी नहीं देगा, है ना। आपको ये चारों, जनरली ये चारों है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, कुछ की पॉइंट है, उस की पॉइंट को पकड़ के रखना है। कुछ की पॉइंट है, उस की पॉइंट को यदि आप सही से समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो क्वेश्चन है जो इजीली है जो एग्जाम में निकाल देंगे। जैसे सबसे पहला एग्रेसिव कंडीशन, एग्रेसिव कंडीशन, चलिए मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं। एग्रेसिव कंडीशन, अगर एग्रेसिव कंडीशन लिखा हुआ है इसका मतलब आंसर क्या होगा, माइल्ड होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, यदि कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, इसका मतलब है कि वहाँ का जो एक्सपोजर कंडीशन है वो क्या होगा, मॉडरेट होगा, वो मॉडरेट होगा। पूरा स्टेटमेंट याद रखने से कोई मतलब नहीं है ना। कुछ कुछ पॉइंट को हम पकड़ लेंगे, की पॉइंट को, उससे हमारा क्वेश्चन है जो कंपटीशन में निकल जाता है इजीली। थर्ड थिंग अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अगर स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसमें अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंडीशन क्या होगा, सीवियर होगा, वो सीवियर होगा, है ना। यहाँ देखिए कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर हो गया, है ना, तो कंटिन्यूसली अंडर वाटर हो गया तो मॉडरेट हो गया। लेकिन यदि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो गया तो क्या हो गया, सीवियर हो गया, मतलब ये ज़्यादा खतरनाक हो गया, ये ज़्यादा खतरनाक हो गया। किसी चीज़ को बार बार पानी से क्या कर रहे हैं, उसको वेट कर रहे हैं और फिर उसको ड्राई कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा खतरनाक हो गया। सो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन ये किस में आएगा, सीवियर में आएगा। थर्ड थिंग जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। सिर्फ इतना याद रखना, बस इतना भी याद रखेंगे। अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, वेरी सीवियर होगा, उसका आंसर क्या होगा, वेरी सीवियर होगा। नेक्स्ट वन इज सरफेस मेंबर्स इन टाइडल जोन। बस एक पॉइंट याद रखना है, टाइडल जोन, टाइडल मीन्स क्या होता है, ज्वार भाटा, है ना। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपने किया है वो टाइडल जोन के अंदर आता है, तो उस केस में वहाँ का जो एक्सपोजर कंडीशन होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, वो क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। सो सरफेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन वो क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। तो बहुत सिंपल है, अगर एग्रेसिव कंडीशन कहीं लिखा हुआ है तो माइल्ड हो गया, अगर कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर है तो मॉडरेट हो गया, अगर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है कंक्रीट का, मतलब स्ट्रक्चर का, जो आपने स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन किया है, तो सीवियर हो गया, है ना। उसके बाद यदि कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे हो गया तो वेरी सीवियर हो गया, और यदि टाइडल जोन में आ गया तो एक्सट्रीम हो गया।
तो ये जो मैं हाईलाइट किया हूँ उस पॉइंट को आपको क्या करना है, मार्कर से हाईलाइट करना है, क्योंकि यही इतना पॉइंट है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इस टेबल से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरसीसी, इसको सही से आपको पढ़ना है। सिर्फ है जो लेक्चर को आपको कंटिन्यू करते जाना है, इसके सिवा कोई भी बुक वगैरह की जरूरत नहीं है। लेना चाहें तो आप इसी पुनमिया ले सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग है जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा। जैसे सपोज कीजिए माइल्ड एक्सपोजर है, तो माइल्ड एक्सपोजर में आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो 20 यूज होगा, मतलब वहाँ पे 20 से कम तो यूज ही नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद है मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। ये टेबल है जो आपका इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, टेबल नंबर 5 पेज नंबर 20 एज पर IS 456/2000। आपको कोड में जाके देखना है एक बार, उससे आपको बिलीव, जो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करेगा कि एक्चुअल में सही में लिखा हुआ है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा, 300 होगा। मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा, 300 क्या केजी, है ना। पेज नंबर हो गया टेबल नंबर 5 पेज नंबर 20। सो 20 में ये आपका हो गया मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब में। ये किस यूनिट में है, केजी पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में। एक्चुअली दिख नहीं रहा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मतलब 1 मीटर क्यूब यदि कंक्रीट आप बनाते हैं तो 300 केजी है जो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। कहाँ पे, यदि वहाँ का एक्सपोजर कंडीशन कैसा हो, माइल्ड हो तब। और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा, 20 यूज होगा। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, 0.55 होगा। ठीक है। अगर मॉडरेट है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है। ये सब ज़्यादा नहीं पूछता, ये उतना नहीं पूछता, बट ये है जो आपको इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडरेट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछे तो M25 होगा। अगर सीवियर के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछे तो M30 होगा। वेरी सीवियर के लिए अगर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछे तो M35 होगा। एक्सट्रीम के लिए M40 होगा। दैट्स ऑल। इसको टेबल को क्या करना है, बाय हार्ट करना है, याद करना है। नाउ ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड इन आरसीसी। अभी तक हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे थे, स्टील की बात नहीं किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टील की बात करते हैं। सो स्टील में क्या होगा, स्टील में आपको डिफरेंट ग्रेड है जो यूज करेंगे। सबसे पहले Fe250, इसको क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील बार बोलते हैं। सेकेंड वन इज Fe415, जिसको HYSD के नाम से जाना जाता है। HYSD का पूरा नाम आपको याद रखना है, हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। और 90% केस में हम यही यूज करेंगे, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है जो ज़्यादा यूज होगा आपको, HYSD। उसके बाद Fe500 भी हो गया, Fe550 भी होता है, Fe600 भी होता है ना। तो Fe तो आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नंबर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रेड ऑफ स्टील है जो डिफरेंट यूज होगा। Fe250 यूज होगा, Fe415 होगा। ज़्यादातर है जो ये दोनों यूज होता है, Fe250 एंड Fe415, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज होता है Fe415। नाउ परमिसिबल स्ट्रेसेस इन वर्किंग स्ट्रेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमिसिबल स्ट्रेसेस और वर्किंग स्ट्रेसेस और एलोबल स्ट्रेसेस, ऑल थ्री आर सेम थिंग्स। तीनों क्या है, सेम चीज है। तो इसको सही से आपको देखना है। कहता है होता क्या है परमिसिबल स्ट्रेसेस, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बोथ आर सेम। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोले या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोले या फिर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोले, ऑल थ्री आर सेम थिंग्स। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से यदि डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस निकल जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन में 3.0 होगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डायरेक्ट कंप्रेशन है जो 4.0 होगा, 4.0 होगा। बेंडिंग कंप्रेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट कंप्रेशन कहने का मतलब कि अगर सपोज कीजिए कोई एक कंक्रीट है, इस पर आप डायरेक्ट है जो कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। डायरेक्ट कौन सा लोड लगा रहे हैं, कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। बेंडिंग कंप्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कोई बीम है,
और इस पर आपने क्या किया है, लोडिंग किया है, इस पर आपने क्या किया है, लोडिंग किया है, तो क्या होगा, इसमें कुछ इस तरह से बेंड करेगा, इस तरह से बेंड करेगा, तो यहाँ क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, टेंशन आएगा, है ना। तो इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेंगे, 3 लेंगे बेंडिंग के केस में, और डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में, इस केस में कितना लेंगे, 4 लेंगे, इस केस में 4 लेंगे, और इस केस में, फर्स्ट केस में कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको याद रखना है, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो किसके अकॉर्डिंग है, WSM के अकॉर्डिंग। WSM ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, है ना। आगे देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है WSM और LSM में, तो ज़्यादा क्लियर होगा। सो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। सो अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग कंप्रेशन है जो 3.0 होता है, और डायरेक्ट कंप्रेशन में है जो 4.0 होता है ना। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। अगर सिर्फ आप इतना याद रख लेते हैं तो ये टेबल याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज कीजिए M10 के लिए आपसे पूछा परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, M10 के लिए, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि क्या होता है, ये रेशियो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और बेंडिंग कंप्रेशन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 3 होता है, तो 10 डिवाइडेड बटा 3 ऑलमोस्ट कितना होगा, 3 होगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास के बराबर होगा, है ना। 10 डिवाइडेड बटा 3 करेंगे तो 3.33 आएगा, लेकिन किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, हमको 10 में डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 4 से, तो 10/4 करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, है कि नहीं। सो सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं। उस तरह से M20 के लिए देखिए कितना होगा, 20 डिवाइडेड बटा 3 7 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा, तो 7 हो गया, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। तो जनरली आपको M20 का पूछता है, M30 का पूछता है, और M25 का पूछता है ना, M25 का पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। ये है टेबल नंबर 21, पेज नंबर 81 में, पेज नंबर 81 में। तो कोड में पेज नंबर 81 में जाइए और वहां पे देखिए, पेज नंबर 81 में, इसी को बोला जाता है सिग्मा CBC, सिग्मा CBC, और इसको बोला जाता है सिग्मा CC, सिग्मा CC। ये जो वैल्यू है क्या है, सिग्मा CC है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, सिग्मा CBC है, सिग्मा CBC है ना। इसका आगे हम लोग यूज करेंगे, जब मॉडुलर रेशियो में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे फॉर्मूला आएगा। अभी देख लीजिए, M बराबर 280/3 सिग्मा CBC, 3 सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC की जरूरत पड़ेगा, आपसे पूछेगा कि फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो, तो 280/3 सिग्मा CBC, 3 इंटू सिग्मा CBC का वैल्यू 20 के लिए कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अभी जस्ट है जो इंट्रोडक्शन है, इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, बहुत सिंपल है। सपोज कीजिए M50 के लिए निकालना है, तो 50 डिवाइडेड बटा 3 कितना हो जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग, तो 16 हो गया। 15 डिवाइडेड बटा 4 तो कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो 12 हो गया। मतलब ऑलमोस्ट है जो उसके आसपास आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा, कुछ केस में एग्जैक्टली भी आ जाएगा। जैसे 30 है तो 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट है जो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, बट उसको 8 के बराबर कर देते हैं, है ना। तो इतना अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको याद है तो परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड परमिसिबल डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू आप है जो इजीली है जो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए, ये है जो लास्ट टॉपिक है आज का, परमिसिबल स्ट्रेसेस और वर्किंग स्ट्रेसेस और एलोवेबल स्ट्रेसेस इन स्टील। अभी तक हम लोग कंक्रीट में देखे थे, अब हम लोग स्टील में देखेंगे, है ना। अब हम लोग स्टील के लिए देखेंगे। सो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टील के केस में यील्ड स्ट्रेंथ में डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, जबकि कंक्रीट के केस में अल्टीमेट स्ट्रेंथ में डिवाइड करते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। ये आपका दो चीज मेजर डिफरेंस हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टील ऐसा है जिसका आपको फिक्स है, जो आपको यील्ड स्ट्रेंथ नहीं मिलता,
तो हम क्या करते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने पढ़ाया था कि 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस के कोरिस्पोंडिंग हम लोग वैल्यू लेते थे और उसी को यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग मान के चलते थे। सो जनरली जो स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू है वो 1.78 से 1.80 के बीच लाइज करता है। 1.78 से 1.80 के बीच है जो लाई करता है। और इसमें आपका ये जो टेबल है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्टली है जो पूछ लेता है। Fe 415 के लिए कभी पूछ लेगा, कभी Fe 250 के लिए पूछ लेगा, है ना। तो सबसे पहले टाइप ऑफ स्टील की बात करते हैं, है ना। तो स्टील है जो आपको टेंशन में भी हो सकता है और कंप्रेशन में भी हो सकता है। जैसे स्टील आपने बीम में यदि यूज किया है तो टेंशन में होगा, लेकिन यदि कॉलम में यूज किया है तो बीम क्या होगा, कंप्रेशन में होगा। उस केस में मतलब स्टील जो होगा क्या होगा, रेनफोर्समेंट होगा आपका क्या होगा, कंप्रेशन में होगा। तो सबसे पहले टेंशन का डिस्कस करेंगे। टेंशन के केस में आपका दो सब केस बनता है। यदि जो डायमीटर है फाई है जो डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर ऑफ वार को रिप्रेजेंट करता है। फाई क्या हो गया, डायमीटर ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट करता है। पूरे आरसीसी में फाई से ही लिखूंगा मैं इसको। सो फाई का वैल्यू यदि लेस देन इक्वल टू 20 है, 20 mm है, अगर डायमीटर है, डायमीटर ऑफ स्टील है जो 20 या 20 से कम है, तो उस केस में माइल्ड स्टील के लिए जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस होगा उस 140 के बराबर होगा, और यदि डायमीटर 20 से बड़ा है तो 130 के बराबर होगा। सिमिलर केस में यदि H/SD वार है, H/SD मतलब Fe 415 है, और वो है जो टेंशन में यूज हो रहा है, तो उस केस में जो आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो 230 होगा। इस केस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायमीटर होता है। इस केस में क्या हो गया, Fe 415 के केस में इंडिपेंडेंट फ्रॉम डाया, ये डायमीटर से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे 20 mm तो हो या 20 से कम हो, दोनों के केस में क्या हो गया, 230 होता है। तो आपको याद रखना है Fe 415 के लिए वैल्यू कितना हो गया, 230 हो गया, सिंपल सा। अगर पूछेगा व्हाट इज द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर Fe 415, तो आपको आंसर क्या होगा, 230। अगर 250 के लिए पूछ रहा है तो आपको ध्यान से देखना है कि जो डायमीटर है वो 20 से कम है या 20 से ज़्यादा है ना। अगर 20 या 20 से कम है तो 140 होगा आंसर, यदि 20 से ज़्यादा है तो 130 होगा आंसर। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। सेकंड केस, स्टील इज इन कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन में होगा, कंप्रेशन मीन्स यदि कॉलम में यूज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो वैल्यू होता है 130 के बराबर होता है, और H/SD के लिए 190 के बराबर होता है। H/SD के लिए 190 के बराबर होता है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, ना तो टेंशन लिखा हुआ है ना कंप्रेशन लिखा हुआ है, अब तब आप क्या समझेंगे, इस केस में आपको टेंशन समझना है। जब कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो उस केस में आपको क्या समझना है, उस केस में आपको ये समझ के चलना है कि जो भी स्टील यूज हो रहा है वो टेंशन में यूज हो रहा है ना। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप क्या करेंगे, आप है जो टेंशन लेकर चलेंगे, ठीक है। सो टेबल बहुत सिंपल है। अगर टेंशन के केस की बात करते हैं तो दो केस बनता है, Fe 25 के लिए 140 और 130, और Fe 415 जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायमीटर होता है, तो इसमें तो हमेशा क्या होगा, 230 होगा। यदि कंप्रेशन की बात करते हैं तो 130 होगा और 190 होगा, 190 होगा। तो ये तो रहा आज की क्लास के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैं आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया हूँ सही तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।